नमस्कार, हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम विज्ञान, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर विषयों में रुचियां बढ़ाना और विषय समझ को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। आज हमारी विद्युत इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिक मशीन प्लेलिस्ट में 3 फेज इंडक्शन मोटर, जो हमारी प्रेरण मोटर है, उसकी सुरक्षा के बारे में जानेंगे और समझेंगे। हमारे उद्योगों और कृषि में सबसे ज्यादा प्रचलित 3 फेज स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर में किस तरह की दोष आंतरिक और बाह्य कारणों से उत्पन्न होते हैं और इस दोषों से मोटर की कार्य प्रणाली पर क्या असर आता है और मोटर की सुरक्षा किस तरह से की जा सकती है, तो समझते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में फॉल्ट्स और उनकी प्रिवेंशन, मोटर के दोष और उनसे सुरक्षा। यह एक 3 फेज स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर है और इस तरह की पिंजरी प्रकार की प्रेरण मोटरों का औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में अनेक जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कृषि क्षेत्र में 100% रूप से खेतों में पंप से पानी देने का काम इन्हीं 3 फेज प्रेरण मोटरों से किया जाता है। वहीं उद्योगों में भी अधिकांश मोटरें इसी प्रकार की 3 फेज स्क्वायल केज मोटरें होती हैं। उद्योग और कृषि क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में विद्युत ऊर्जा से मशीनों के संचालन के लिए इन प्रकार की मोटरों का सुरक्षित, कुशल और बिना किसी बाधा के संचालन बहुत महत्वपूर्ण है। इन मोटरों में अगर खराबी आती है तो ये कोई ऐसी स्थिति है जिसमें मोटर कुछ अलग तरह से असामान्य रूप से काम करेगी या काम करना ही बंद कर देगी। हम मोटर में सभी प्रकार के दोषों को 2 भागों में, जो मोटर से बाहर के कारणों में सप्लाई में असामान्य स्थिति होने पर आने वाले दोष हैं, उनमें आपूर्ति वोल्टेज में असंतुलन एक कारण हो सकता है, आपूर्ति वोल्टेज का कम मान होना दूसरा कारण हो सकता है, आपूर्ति में तीनों फेज किस कला से आगे पीछे हैं उस कला के अनुक्रम का उल्टा हो जाना एक अन्य प्रकार का दोष है। तीनों फेज में से एक फेज के गायब होने से केवल 2 लाइनों के बीच में सिंगल फेजिंग की कंडीशन में मोटर का संचालन होना भी एक प्रकार का बाहरी दोष है। तो ये 4 बाहरी दोष हैं। मोटर और उसके साथ जुड़े हुए तंत्र में भी संचालन के दौरान जो दोष होते हैं उन्हें हम आंतरिक दोष कह सकते हैं। इसमें बियरिंग की जो विफलता है वो एक कारण हो सकती है, मोटर का किन्हीं भी कारणों से ज्यादा गर्म होना, मोटर की वाइंडिंग का खराब हो जाना या मोटर में धारावाही हिस्सों का भूसंपर्कित हिस्सों से जुड़ाव भूसंपर्कित दोष होना, ये 4 आंतरिक दोष हैं। आज हम इस लंबी वीडियो में सभी दोषों के क्या कारण हैं, क्या असर हैं और इनसे कैसे बचाव होता है, इन्हें समझते हैं। एक प्रेरण मोटर के बाहरी दोष मोटर की बिजली आपूर्ति के नेटवर्क से संबंधित हैं और ये वोल्टेज का असंतुलित होना, कम मान का होना या एकल कला की स्थितियां होना या रिवर्स फेज सीक्वेंस में होना हो सकते हैं। जरा समझते हैं असंतुलित आपूर्ति वोल्टेज क्या मायने रखती है। एक सामान्य त्रिकला संतुलित आपूर्ति में तीनों फेज के मैग्नीट्यूड एक समान होते हैं और इनमें परस्पर 120 डिग्री का कलांतर कोण होता है। लेकिन अगर आपूर्ति में तीनों विभव जो लाइनों में उपलब्ध हैं उनके मान अलग होना और उनके बीच में कलांतर कोण 120 से कुछ अलग होना आपूर्ति में असंतुलन की स्थिति दर्शाता है और असंतुलन की इस स्थिति में मोटर में जो धारा ली जाती है उसमें एक उल्टे कला अनुक्रम का भी भाग बन जाता है, जो एक उल्टी दिशा में घूर्णनशील बलागुण बनाकर मोटर के रोटर में क्षतियां बढ़ा देता है, जो मोटर में अतिरिक्त ताप वृद्धि, टॉर्क में बेवजह के स्पंदन पैदा करता है। अगर ये असंतुलन कम मात्रा का है, केवल 1% या इससे भी कम, तो मोटर में होने वाली क्षतियां और मोटर में जो अतिरिक्त तापन होता है, जो क्रमशः काले और लाल कर्व से दिखाया गया है, उसका मान कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगर ये असंतुलन मान में बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में मोटर में होने वाले लॉसेस काले कर्व के अनुसार तेजी से बढ़ते हैं और उससे मोटर के ताप में भी तेजी से वृद्धि होती है। अगर असंतुलन की मात्रा 5% के आसपास है तो हम पाते हैं कि ताप में वृद्धि सामान्य से 1.5 गुना प्रकार की हो जाती है। मोटर को दी जाने वाली आपूर्ति विभव का मान अगर उसकी निर्धारित क्षमता से कम होगा तो ऐसी स्थिति में मोटर अगर पूर्ण यांत्रिक भार पे है तो उसे यांत्रिक शक्ति बनाने के लिए विद्युत शक्ति भी पर्याप्त मात्रा में लेनी होगी और अगर लाइन वोल्टेज का मान कम हो जाएगा तो मोटर निर्गत के बराबर शक्ति बनाने के लिए, अपनी निवेश शक्ति को बढ़ाने के लिए कम आपूर्ति विभव की स्थितियों में लाइन से ली जाने वाली धारा के मान को बढ़ा देगी और अगर वोल्टेज में 10% कमी हो गई है तो लाइन धारा में लगभग 11% वृद्धि हो जाती है और ऐसी स्थिति में मोटर में कॉपर लॉसेस बढ़ जाते हैं, एफिशिएंसी कम हो जाती है, घटी हुई वोल्टेज से
स्टेटर और रोटर के बीच के वायु अंतराल में कार्यकारी फ्लक्स का मान कम होने से मोटर के द्वारा बनाए जाने वाले टॉर्क में भी कमी आ जाती है। तो कम वोल्टेज पे मोटर टॉर्क कम बनाती है, कम गति पे चलती है, स्लिप बढ़ जाती है। स्लिप बढ़ने से रोटर कॉपर लॉसेस बढ़ जाते हैं, स्टेटर करंट बढ़ने से स्टेटर कॉपर लॉसेस बढ़ जाते हैं, कॉपर लॉसेस बढ़ने से एफिशिएंसी कम हो जाती है और ऐसी स्थिति में मोटर ज़्यादा गर्म होकर लगातार अगर कम वोल्टेज पे अधिक समय तक चलती है तो नष्ट हो सकती है। एक त्रिकला की प्रेरण मोटर को जो त्रिकला सप्लाई दी जाती है उसमें तीनों फेज के बीच में 120 डिग्री का कलांतर आगे पीछे रहने में एक अनुक्रम रखता है। जैसे यहाँ आर अपना अधिकतम धनात्मक शिखर मान पहले पाता है, बी और वाई के मान उनसे 120 डिग्री क्रमशः बाद में आते हुए होते हैं। और एक मोटर में तीनों फेज की जो वाइंडिंग है वो स्थितियों में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल कोण का विन्यास रखती है। और जब स्पेस में डिस्प्लेस्ड 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग में टाइम में डिस्प्लेस्ड 3 फेज सप्लाई वोल्टेज दी जाती है तो उनके करंट से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लीडिंग समय में आगे रहने वाले फेज की अक्ष से लैगिंग फेज के अक्ष की तरफ घूर्णन करता हुआ स्थिर मान और स्थिर वेग का बन जाता है। तो यहाँ आर बी से आगे है या बी आर से पीछे है तो आर लीडिंग से लैगिंग बी की तरफ घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र बनेगा जो बी से वाई, वाई से वापस आर, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करेगा। अगर आपूर्ति के कोई 2 सप्लाई तार आपस में परिवर्तित हो जाते हैं तो हमारे आगे पीछे रहने का क्रम आर बी वाई की बजाय आर वाई बी हो जाएगा और ऐसी स्थिति में घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र लीडिंग से लैगिंग आर से वाई की तरफ घूर्णन करता हुआ क्लॉकवाइज घूर्णन करते हुए वाई से बी और बी से आर गति करेगा। और मोटर के घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र की गति बदलने से मोटर रोटर की भी घूर्णन गति बदल जाती है। और ऐसी मोटर अचानक अगर फेज सीक्वेंस उल्टी होती है और उल्टी दिशा में घूमती है और अगर वो लिफ्ट, क्रेन, होइस्ट, ट्राम या कोई कन्वेयर बेल्ट या कोई पंप या पंखे को चला रही है तो उसे काफ़ी परेशानी हो सकती है। उससे मोटर और मोटर से जुड़े हुए तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। तो हमें मोटर को संचालन करते समय अगर वो लिफ्ट, क्रेन, होइस्ट जैसे किसी ऐसे उपकरण से जुड़ जहां अचानक उल्टा घूमना नुकसानकारी हो सकता है, हमें मोटर को उल्टे फेज सीक्वेंस से चलने से रोकना जरूरी है। एक त्रिकला मोटर की त्रिकला आपूर्ति में सिंगल फेजिंग एक ऐसी स्थिति है जिसमें मोटर को सप्लाई करने वाली तीनों लाइनों की वोल्टेज में से किसी एक लाइन वोल्टेज को हम आपूर्ति से मोटर के संपर्क को हटाकर खत्म कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में मोटर 3 फेज की बजाय 2 फेज की सप्लाई जो एक लाइन वोल्टेज है उससे सामान्यतः डेल्टा कनेक्ट मोटर से जुड़ जाती है और एक लाइन में कोई धारा नहीं होगी और 2 लाइनों में एक समान धारा की स्थितियां रहेगी और इस घटना को हम सिंगल फेजिंग कहते हैं। अगर एक मोटर रुकी हुई है तो ऐसी सिंगल फेजिंग की स्थिति में वो शुरू नहीं होगी, लेकिन अगर एक मोटर पहले से चल रही है तो वो अपना घूर्णन लगातार जारी रखेगी। लेकिन ऐसी मोटरें कम बल आघूर्ण बनाते हुए कम गति और अधिक स्लिप पे चलेगी और इन 2 सक्रिय लाइनों में लाइन धारा समान पावर बनाने के लिए, क्योंकि अब मोटर की वोल्टेज 2 लाइनों के बीच में एक सिंगल फेज लाइन वोल्टेज है, तो हम पा रहे हैं कि सेम पावर बनाने के लिए, क्योंकि वोल्टेज इस एक्सप्रेशन में √3 गुना कम हो गई है तो लाइन धारा √3 गुना बढ़ जाएगी। आमतौर पर ऐसी स्थितियों में मोटर का कार्यकारी शक्ति गुणांक भी कम हो जाता है, तो हम पाते हैं कि ये जो लाइन धारा है वो √3 से भी ज़्यादा 2 गुनी तक बढ़ सकती है और मोटर का कार्यकारी टॉर्क और गति भी कम हो जाएगी। सिंगल फेजिंग की अवस्था में 2 कार्यकारी लाइनों की धारा √3 से 2 गुना तक बढ़ जाती है, लेकिन मोटर की डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग में एक फेज वाइंडिंग का करंट 230% तक अधिक हो जाता है। आमतौर पर ऐसी स्थितियों में जो ओवरलोड प्रोटेक्शन हमारा मोटर के सर्किट में लगाया हुआ होता है वो मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देता है और हमारी मोटर सुरक्षित रह जाती है। लेकिन अगर एक मोटर अंडरलोडेड है और लाइन में बढ़ी हुई धारा भी मोटर की सुरक्षा सेटिंग से अंदर रहती है, ओवरलोड प्रोटेक्शन काम नहीं करता है, तो सिंगल फेजिंग की अवस्था में ये जो फेज जिसमें करंट 230% बढ़ गया है वो अति तप्त होकर नष्ट हो सकता है, मोटर को नुकसान हो सकता है। इसलिए जरूरी है मोटर को इस तरह के नुकसान से और मोटर के जीवन काल को दीर्घायु रखने के लिए सिंगल फेजिंग की अवस्था में मोटर की सप्लाई को काटने की व्यवस्था प्रोटेक्शन सिस्टम में बनाई जाए। बात करते हैं मोटर और उससे जुड़े हुए तंत्र को संचालन के दौरान अंदर से होने वाले दोषों के बारे में। और ये दोष हो सकते हैं मोटर की शाफ्ट को सहने वाली बीयरिंग सपोर्ट में कोई
विफलता होना, मोटर में आंतरिक लॉसेज या शीतलन की कमी से ताप का अधिक हो जाना, मोटर के वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट जैसे दोष उत्पन्न हो जाना, या मोटर की धारावाही हिस्से वाइंडिंग और दूसरे हिस्से मोटर के भूसंपर्कित बॉडी जैसे हिस्सों से संपर्क में आ जाना, इन्हें हम आंतरिक दोष कहते हैं। जरा जानते हैं इन आंतरिक दोषों का मोटर की परफॉर्मेंस पर क्या असर आएगा और इनसे बचाव किस तरह से किया जा सकता है। मोटर की शाफ्ट और जुड़े हुए भार को सहारा देने वाली जो बियरिंग है उसमें दोष तब आता है जब ये सूखी हो जाती है, घर्षण या स्नेह की लुब्रिकेशन की कोई समस्या है, यांत्रिक तनाव है, तो ऐसी स्थितियों में बियरिंग खराब होकर घर्षण बढ़ाने के साथ साथ अंत में आंतरिक हिस्सों में कोई टूटन से बियरिंग जाम हो सकती हैं। बियरिंग में स्नेह की कमी होना, ज्यादा घर्षण होना, मोटर के इस्तेमाल के दौरान अत्यधिक कंपन होना, अलाइनमेंट में कोई दोष होना, यांत्रिक टूट फूट होना बियरिंग के दोष के कारण हो सकते हैं। और ऐसी दोष की स्थितियों में मोटर जब रुक जाती है तो रुकी हुई मोटर सामान्य से 5 से 8 गुना ज्यादा धारा लेके वाइंडिंग के इंसुलेशन को नष्ट कर सकती है। आंकड़ों के अनुसार जो मोटर की कुल विफलताएं होती हैं उसमें 13% से भी बड़ा हिस्सा इस तरह से बियरिंग की विफलता हो सकती है। में होने वाले दोषों में सबसे बड़ा कारण मोटर का ओवरहीट, ज्यादा गर्म हो जाना है। और अगर एक मोटर का कार्यकारी ताप उसके इंसुलेशन की अधिकतम सहनशील क्षमता से अधिक हो जाता है तो वो नष्ट हो सकता है। और ऐसा तब होता है जब मोटर में यांत्रिक भार मोटर के सामर्थ्य से अधिक हो, मोटर में अंदर की ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए जो प्रक्रियाएं हम शीतलन की करते हैं उसमें कुछ कमियां खामियां आ जाती है। बाह्य परिवेश में जो सराउंडिंग्स हैं उसमें टेम्परेचर अधिक है, कूलिंग अच्छी नहीं हो रही है, या मोटर का इंसुलेशन समय या दूसरे कारणों से कमजोर हो गया है और कुछ लघु परिपथ की स्थितियां मोटर की वाइंडिंग में बन रही है, तो मोटर का तापमान उसकी तापीय सहन सीमा से अधिक हो सकता है और इससे मोटर का इंसुलेशन अपनी जगह छोड़कर वाइंडिंग को खराब कर सकता है। और अधिक ताप की स्थितियों में मोटर अगर सुरक्षित इस्तेमाल भी हो रही है तो उसकी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अधिक होने से उसमें कॉपर लॉस अधिक होगा और उससे मोटर की दक्षता, एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि जब हम किसी मोटर को यांत्रिक भार के साथ लगाते हैं तो हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मोटर ओवरलोड नहीं होनी चाहिए। मोटर की यांत्रिक भार की स्थितियों का विश्लेषण करके हमें उचित शक्ति मान की मोटर को चयन करना चाहिए। मोटर के चारों तरफ शीतलन अच्छा हो, इसलिए वायु प्रवाह सहज हो, उसे सुनिश्चित करना चाहिए। मोटर के अंदर और बाहर वेंटिलेशन और शीतलन सिस्टम को सुचारू रखना चाहिए। मोटर के आसपास के भाग को रेत, गर्द और दूसरी ऐसी चीजें जो शीतलन को प्रभावित करेगी उनसे मुक्त रखना चाहिए। मोटर में सही तरह से संचालन हो, घर्षण अधिक नहीं हो, इसलिए बियरिंग और दूसरे हिस्सों में लुब्रिकेशन भी प्रॉपर रखना चाहिए। और मोटर को ज़्यादा गर्म होने से सुरक्षित रखने के लिए मोटर के तापमान को लगातार निगरानी में रखना चाहिए और अति ताप की स्थितियों में मोटर को चेतावनी देने वाले और सप्लाई से काटने वाले सिस्टम होने चाहिए। मोटर में वाइंडिंग की विफलता सबसे ज़्यादा खर्चीला दोष कहलाता है और ये जब होता है जब इंसुलेशन अपनी जगह छोड़ जाता है, टूट जाता है, मोटर में कार्य के दौरान तापमान अधिक है या मोटर में यांत्रिक तनाव अधिक है या कोई आपूर्ति में असंतुलन होना, कम वोल्टेज मान होना, सिंगल फेजिंग होना, इनसे भी मोटर में धारा बढ़ने से इंसुलेशन खराब हो सकता है और मोटर की वाइंडिंग इंसुलेशन हटाकर शॉर्ट सर्किट हो सकती है, किसी जुड़े हुए संपर्क को खोल के ओपन सर्किट हो सकती है। और इस तरह की वाइंडिंग विफलता से शुरू में मोटर के अंदर चिंगारी धुआं जैसा होगा, आग लगेगी और अंत में मोटर अपनी वाइंडिंग के साथ काम करना खत्म कर देगी और मोटर का बलागुण बनाना नष्ट हो जाएगा। एक सप्लाई में अचानक अगर वोल्टेज का मान अत्यधिक ज्यादा हो जाता है, वोल्टेज का कोई स्पाइक आता है, तो वो भी इंसुलेशन को खराब कर सकता है। मोटर के अंदर नमी, गंदगी या धूल जैसे संदूषक प्रदूषक पदार्थ आ जाएंगे तो वो भी इंसुलेशन को खराब करके मोटर की वाइंडिंग को खराब कर सकते हैं। मोटर को लगातार ओवरलोड चलाने से जो अतितापन होता है उस स्थिति में भी इंसुलेशन अपनी जगह छोड़कर खराब हो सकता है और मोटर को शॉर्ट सर्किट करके वाइंडिंग को खराब कर सकता है। और अगर किसी मोटर में वाइंडिंग विफल हो गई है तो उसे हम समझ सकते हैं मोटर अब असामान्य रूप से तेज आवाज करते हुए चलेगी, उसके तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि होने लगेगी, मोटर की गति और टॉर्क बनाने की क्षमता में भी परिवर्तन आ जाएगा और कई बार तो हम देखकर भी पहचान लेते हैं कि वाइंडिंग काली भूरी हो गई है, उसका इंसुलेशन नष्ट हो गया है।
मोटर में अर्थिंग या भू संपर्कन दोष तब होता है जब मोटर का कोई धारावाही चालक भाग या वाइंडिंग का कोई हिस्सा मोटर के गैर धारावाही भू संपर्कित हिस्से से जुड़ाव बना लेता है। हम कह सकते हैं कि ये धारावाही हिस्से और गैर धारावाही हिस्से के बीच में अनचाहा भू संपर्कन है जो दोनों के बीच के इंसुलेशन के नष्ट होने से पैदा हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप एक भू संपर्कित मोटर में अत्यधिक धारा फॉल्ट करंट के रूप में ग्राउंड फॉल्ट करंट फ्लो होता है और वो लाइन में धारा के मान को बढ़ा लेता है। वाइंडिंग का एक हिस्सा भी अति धारा से नष्ट हो सकता है और अगर मोटर के गैर धारावाही हिस्सों की ग्राउंड मास से अर्थिंग कनेक्शन प्रॉपर नहीं है तो ऐसे अर्थ फॉल्ट कंडीशंस में मोटर की बॉडी में वोल्टेज के बढ़ने से कार्यकारी लोगों के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक के खतरे भी हो सकते हैं। एक विद्युत मोटर में आंतरिक या बाह्य कारणों से होने वाली कोई भी खराबी मोटर और उससे जुड़े यांत्रिक भार के कार्य प्रदर्शन, हमारी सुरक्षा स्थितियां और मोटर के जीवन काल को प्रभावित करती है। इसीलिए हमें मोटर में होने वाले सभी प्रकार के दोषों को पता लगा के कम समय में मोटर को सुरक्षा प्रदान करनी जरूरी है और मोटर के साथ हम इस तरह के सहायक सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल करते हैं जो किसी भी खराबी या असामान्य स्थिति में मोटर और उससे जुड़े भार को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मोटर की आपूर्ति को मोटर से काट देते हैं और इस हेतु वो मोटर द्वारा ली जाने वाली धारा, मोटर को मिलने वाली वोल्टेज, मोटर के तापमान, गति, कंपन और टॉर्क जैसे जो पैमाने होते हैं उन पर लगातार निगरानी रखते हैं और उन्हीं के अनुरूप मोटर के संचालन को नियंत्रित करते हैं और इस प्रकार हम एक प्रोटेक्टिव सिस्टम से मोटर की वाइंडिंग में कोई खराबी अगर आती है उससे, मोटर के ओवरलोड कंडीशन से, मोटर में होने वाले शॉर्ट सर्किट से, वोल्टेज मान में होने वाली कमी से या हमारी इनपुट सप्लाई में कोई इम्बैलेंस, असंतुलन है, फेज सीक्वेंस उल्टी हो गई है या सिंगल फेजिंग जैसी स्थिति आ गई है, उनसे चाहा गया मोटर का बचाव प्राप्त कर सकते हैं। एक मोटर में अति भार ओवर करंट तब होता है जब मोटर की धारा उसकी निर्धारित धारा क्षमता से अधिक हो जाती है या मोटर की वाइंडिंग में जो चालकों की धारा क्षमता है उससे अधिक मान की धारा का प्रभाव होता है। इस प्रकार के ओवरलोड मोटर में वाइंडिंग में किसी प्रकार के टर्न टू टर्न या बड़े फेज टू फेज शॉर्ट सर्किट से हो सकते हैं। वो ग्राउंड फॉल्ट के कारण भी मोटर में अतिभार की स्थितियां पैदा हो सकती है। अगर मोटर में यांत्रिक भार अधिक है या अंडर वोल्टेज की कोई कंडीशन है तो मोटर कुछ अधिक भार के साथ कुछ अवधि तक सुरक्षित संचालित की जा सकती है। लेकिन अगर इस तरह के ओवरलोड मान में अधिक हैं या अधिक समय तक जारी रहते हैं तो वो मोटर को गर्म करके उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि हमारे मोटर का पावर साइज छोटा है, उस पर यांत्रिक भार अधिक शक्तियों के लगे हुए हैं या फिर मोटर की आपूर्ति में दी जाने वाली वोल्टेज का मान कम है या मोटर को दी जाने वाली सप्लाई कुछ असंतुलित है, तो ऐसी स्थिति में मोटर सामान्य से ज़्यादा धारा लेकर कार्य करती है और अगर मोटर क्षमता से अधिक धारा पे काम करेगी, अधिक गर्म हो जाएगी तो उसकी वाइंडिंग के ऊपर का इंसुलेशन खराब हो सकता है। तो एक ओवर करंट रिले मोटर के द्वारा ली जाने वाली धारा का निरंतर निगरानी करती है और यदि ये धारा निर्धारित सीमा से अधिक मान की है और वो निर्धारित समय से ज़्यादा समय तक प्रवाहित हो रही है तो वो मोटर की सप्लाई को मोटर से काट के मोटर को सुरक्षा प्रदान कर सकती है। एक ओवरलोड रिले में थर्मल बाइमेट्रिक स्ट्रिप होती है जो बेसिकली मोटर की धारा से संचालित होने वाला एक हीटिंग एलिमेंट है। जब एक मोटर अपनी पूर्व निर्धारित मान जो उसके फुल लोड करंट का 115% या 125% होता है उससे अधिक मान की धारा लेती है तो ये ऐसी बाइमेट्रिक स्ट्रिप अति तप्त होकर मुड़ जाती है। इससे मोटर के ओवरलोड रिले सिस्टम में ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट सहायक संपर्क खुल जाते हैं और उनकी मदद से हम मोटर की जो कॉन्टैक्टर से या सर्किट ब्रेकर से सप्लाई है उस सप्लाई को काट देते हैं। इस तरह के थर्मल बाइमेट्रिक स्ट्रिप टाइप ओवरलोड रिले हैं वो काफ़ी सरल तरीके के हैं, व्यवहार में सस्ते होते हैं और बहुत विश्वसनीय तरीके से मोटर को ओवरलोड से बचाव दे सकते हैं। और इस तरह के ओवरलोड बचाव में एक इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक है
एक व्युत्क्रम टाइमिंग के आधार पर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर मोटर निर्धारित धारा पे काम कर रही है तो हमारी ट्रिपिंग कभी भी नहीं आएगी, लेकिन अगर निर्धारित से 115 या 125% से ज्यादा धारा होती है तो लगभग 1 घंटे के अंतराल में मोटर ट्रिपिंग सिग्नल दे सकती है। और अगर वो ओवरलोड कम समय में ही दूर हो जाता है तो मोटर लगातार सुरक्षित चल भी सकती है। लेकिन अगर मोटर निर्धारित फुल लोड करंट से 2 गुना करंट लेती है तो क्लास 10 प्रकार की ओवरलोड रिले केवल 30 सेकंड में ही ट्रिपिंग सिग्नल दे देगी। और अगर हमारा अति भार का मान दुगने के बजाय 3 गुना 4 गुना होता है तो हमारा ट्रिप समय भी 30 सेकंड के बजाय घटकर 10 सेकंड या इससे भी कम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, शॉर्ट सर्किट या अर्थ फॉल्ट जैसी बहुत ज्यादा धारा की स्थितियों पे भी ओवरलोड रिले बहुत तत्काल ट्रिपिंग सिग्नल नहीं देती, वो थोड़ी स्लो है। हम कह सकते हैं कि ओवरलोड रिले की गतिक अनुक्रिया थोड़ी धीमी है और वो शॉर्ट सर्किट या अर्थ फॉल्ट से बचाव नहीं देती। साथ ही यांत्रिक टूट फूट और समय के साथ इसकी सटीकता और दोहराव की क्षमता में भी परिवर्तन आता है। इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट इंसुलेशन के विफलता के कारण होते हैं। एक शॉर्ट सर्किट के दौरान मोटर के 2 अलग अलग विभव वाले हिस्से नगण्य प्रतिबाधा के साथ अनचाहे रूप से जुड़ जाते हैं। वहीं अर्थ फॉल्ट के दौरान मोटर का धारावाही वाइंडिंग का हिस्सा मोटर की बॉडी या कोर के हिस्से से इंसुलेशन फेल होने से जुड़ जाता है। दोनों स्थितियों में, चाहे मोटर में वाइंडिंग के अंदर शॉर्ट सर्किट हो या अर्थ फॉल्ट हो, मोटर की धारा अत्यधिक ज्यादा हो जाती है और इस स्थिति में मोटर को किसी फ्यूज या सर्किट ब्रेकर के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अगर एक मोटर में अर्थिंग प्रॉपर नहीं है और उसमें अगर ग्राउंड फॉल्ट हो गई है तो ऐसी स्थिति में मोटर की बॉडी पे खतरनाक वोल्टेज आ जाती है और वो ऑपरेटिंग पर्सनल के लिए इलेक्ट्रिक शॉक के भी खतरे बन सकती हैं। एक मोटर को शॉर्ट सर्किट या अर्थ फॉल्ट की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षा उपकरण के रूप में हम फ्यूज या सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल आमतौर पर करते हैं। फ्यूज ऐसे उपकरण हैं जो शॉर्ट सर्किट या अर्थ फॉल्ट या बहुत ज्यादा एक्सेसिव अगर ओवरलोड है तो उसकी उच्च धारा प्रवाहित होने पर गर्म होकर पिघल जाते हैं और आपूर्ति और मोटर का विद्युत संपर्क टूट जाता है। आमतौर पे फ्यूज एक धातु की पट्टी या तार होते हैं जो दोष धारा के उच्च मान पे गर्म होने पर इतने कमजोर बनाए हुए होते हैं कि पिघल जाते हैं। अगर हम फ्यूज से किसी मोटर को बचाव देते हैं तो ये फ्यूज काफी सरल और सस्ते और काफी विश्वसनीय बचाव साधन है, क्योंकि फ्यूज को किसी रिले से सेंस नहीं करना, वो खुद ही धारा की स्थितियों को सेंस करके स्वयं पिघल के सप्लाई को मोटर से काट के मोटर को बचाव दे देता है। फ्यूज बहुत तेजी से सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन इन्हें हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह के HRC फ्यूज अगर एक बार ट्रिप हो गए हैं, ब्रेक हो गए हैं, इनका तार टूट गया है तो इन्हें हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो फ्यूज हैं वो हल्का जो ओवरलोड है 10%, 20% या 30% मान का, उस ओवरलोड कंडीशन पे जो अंडर वोल्टेज या इम्बैलेंस वोल्टेज से या यांत्रिक भार के अधिक होने से मोटर पे आती है, उनसे किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं करते। उसके लिए हमें ओवरलोड थर्मल रिले का ही इस्तेमाल करना होगा। सर्किट ब्रेकर या कॉन्टैक्टर है वो हर लाइन में 2 संपर्कों की एक ऐसी जोड़ी होती है जो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल मीन से खुलती या बंद होती है। और अगर हम लाइन में करंट को सेंस करने वाली ओवरलोड रिले के सेंस से कोई ट्रिप सिग्नल जनरेट करते हैं तो ये कॉन्टैक्टर की कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगी, जैसा इस कंट्रोल डायग्राम में हमें समझ आ रहा है। और जब कॉन्टैक्टर कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगी तो मैकेनिकल एक्शन से बहुत तेजी से कॉन्टैक्टर के पावर कॉन्टैक्ट ओपन होकर मोटर की सप्लाई और मोटर के बीच के कनेक्शन को तोड़ देंगे। इस तरह के जो कॉन्टैक्टर हैं वो इस्तेमाल के बाद रीसेट किए जा सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हम इनकी ट्रिप सेटिंग को एडजस्ट करके ओवरलोड और अंडर वोल्टेज से हमें मोटर को किस तरह का प्रोटेक्शन चाहिए वो प्रोटेक्शन भी एडजस्ट कर सकते हैं। इन्हें हम दूसरी सेंसिंग रिले से कनेक्ट करके मोटर को सिंगल फेजिंग रिवर्स फेज सीक्वेंस से भी बचाव प्रदान कर सकते हैं। इन दिनों सर्किट ब्रेकर के साथ इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या न्यूमेरिक रिलेज का इस्तेमाल भी प्रचलन में है, जो अक्सर हम बड़े आकार की, महंगे मूल्य की या बहुत अति आवश्यक मोटरों के सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के डिजिटल न्यूमेरिक रिलेज में मोटर की धारा को मापने के लिए हम मोटर की लाइन में CT करंट ट्रांसफार्मर या शंट रजिस्टर का उपयोग करते हैं और मोटर की वोल्टेज और करंट के जो सिग्नल्स आते हैं उन्हें एक माइक्रो प्रोसेसर की जो डिजिटल
डिजिटल सर्किटरी है वो नोट करती है और प्री प्रोग्राम के हिसाब से जो डिजिटल लॉजिक सर्किट्स हैं वो धारा के एक निर्धारित मान और निर्धारित समय से ज्यादा समय पर होने पर ओवरलोड प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। हम इनसे शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट, रिवर्स फेज सीक्वेंस, सिंगल फेजिंग के भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसी न्यूमेरिक रिले जो ट्रिप सिग्नल देगी वो एक सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्टर को ओपन करवा देगा। इनकी जो डिजिटल प्रोसेसिंग है उसके कारण जो अनुक्रिया है वो काफी तेज हो गई है, इनका रेस्पॉन्स काफी तेज है, इनमें बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी और सटीकता है, ये स्वयं को दोहराने का भी बहुत बेहतरीन गुण रखती है। इन न्यूमेरिक रिले में टेलीकम्युनिकेशन, रिमोट ऑपरेशंस और सेल्फ डायग्नोस्टिक जैसी फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। मोटर की वाइंडिंग के अंदर फेज टू फेज और फेज टू अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम डिफरेंशियल रिले के प्रोटेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम मोटर की जो इनपुट लाइन है और आउटपुट लाइन है दोनों के करंट को एक डिफरेंशियल कोर बैलेंस सीटी से सेंस करते हैं और अगर इन दोनों धाराओं में मान बराबर है, अंतर शून्य है, तो रिले मोटर को सप्लाई से जोड़े रखेगी और अगर मोटर में कोई फेज टू फेज या फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है तो दोनों धाराओं में अंतर होने से डिफरेंशियल रिले का जो सेंसिंग सर्किट है वो एक ट्रिप मैसेज सर्किट ब्रेकर को देगा और मोटर की सप्लाई का मोटर से कनेक्शन काट दिया जाएगा और हम बहुत तेजी से इस प्रकार की डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले से मोटर को फेज टू फेज और फेज टू अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और मोटर की वाइंडिंग में होने वाले बड़े नुकसान से बचाव कर सकते हैं। छोटे आकार की जो एलटी मोटरें हैं जैसे 75 किलोवाट से कम साइज की, उसके लिए हम सरल और सस्ता कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट से बचाव प्राप्त करते हैं और मोटर की श्रेणी में फ्यूज और थर्मल ओवरलोड रिले को कॉन्टेक्टर के साथ लगाया जाता है। फ्यूज मोटर को शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन तेजी से प्रदान करता है, वहीं थर्मल ओवरलोड रिले जो एक थोड़ा धीमा प्रोटेक्शन है वो मोटर को अपनी इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार ओवरलोड से बचाव प्रदान करता है। इस तरह के कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट में मेन पावर सर्किट के कॉन्टैक्ट्स को तो कॉन्टेक्टर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल मीन्स से जोड़ा या खोला जाता है और कॉन्टेक्टर को एक कॉइल से चलाने के लिए एक अलग से कंट्रोल सर्किटरी का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े आकार की महंगी और विशिष्ट कार्यों की मोटरों को आधुनिक बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस तरह की डिजिटल न्यूमेरिक रिले का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मोटर को अलग अलग प्रकार की सुरक्षा, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट, सिंगल फेजिंग, रिवर्स फेज सीक्वेंस प्रदान करने के लिए सेटिंग दी हुई होती है और ऐसी न्यूमेरिक रिले को लगाने के बाद इसे टेस्ट किया जा सकता है कि वो जैसी हमें आवश्यकता है उस तरह का मोटर को बचाव देती है कि नहीं देती है और हम इसे बार बार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रीप्रोग्राम करके रीसेट भी कर सकते हैं। ये प्रोग्रामेबल प्रकार के बचाव हैं। मोटर को अंडर वोल्टेज या इम्बैलेंस वोल्टेज से बचाने के लिए हम थर्मल ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करते हैं। मोटर के सीरीज में जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप वाले थर्मल ओवरलोड रिले के एलिमेंट्स होते हैं उनमें जब ज़्यादा धारा जाती है तो वो तय की गई निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप मुड़कर ट्रिप सिग्नल जनरेट करके कॉन्टेक्टर को आदेश देके मोटर की सप्लाई को मोटर से काट कर मोटर को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। फेज सीक्वेंस के उल्टा हो जाने से मोटर का घूर्णन उल्टा होने पर लिफ्ट, क्रेन, होइस्ट, ड्राम या फैन और पंखों में नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचाव के लिए हम मोटर के सर्किट में फेज सीक्वेंस रिले का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो सही फेज सीक्वेंस पे, सही रोटेशन पे तो मोटर को सप्लाई से जोड़े रखेगी, लेकिन अगर सप्लाई में फेज सीक्वेंस उल्टी हो गई है तो वो तत्काल एक ट्रिप सिग्नल जनरेट करके कॉन्टेक्टर से मोटर की सप्लाई के कॉन्टैक्ट हटाकर मोटर को उल्टा घूमने से रोक देगी। हम जानते हैं कि एक रनिंग मोटर सिंगल फेजिंग की कंडीशन में लगातार चलती रहती है। यदि ये पर्याप्त भार पे है तो ओवरलोड रिले से बचाव आ सकता है, लेकिन एक अंडरलोडेड मोटर में अगर सिंगल फेजिंग हो गई है, जैसा कि कृषि व्यवस्थाओं में पंप सेट के साथ लगी हुई मोटरें अक्सर अंडरलोड होती है और अगर उनमें सिंगल फेजिंग हो जाती है तो किसी एक फेज वाइंडिंग में ज़्यादा करंट होने के बावजूद भी लाइन करंट में ओवरलोड रिले सेंस नहीं करती, ट्रिप सिग्नल नहीं आते और ऐसी स्थितियों में मोटर जल सकती है। एक सिंगल फेज प्रिवेंटर मोटर की सप्लाई में तीनों फेज मोटर को मिल रहे हैं इसकी लगातार निगरानी करता है और अगर कोई एक भी फेज गायब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यह ट्रिप सिग्नल देके मोटर को सुरक्षा प्रदान कर देता है।
शुरुआती दौर में सिंगल फेजिंग का पता लगाने के लिए मोटर के सुरक्षा तंत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज का इस्तेमाल किया जाता था और इन दिनों हम एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी की मदद से इलेक्ट्रॉनिक सिंगल फेज प्रिवेंटर का इस्तेमाल करते हैं, जो सिंगल फेजिंग की कंडीशन में जो नेगेटिव सीक्वेंस करंट्स बनती हैं उन्हें सेंस कर सकता है और सिंगल फेजिंग होते ही तत्काल कॉन्टैक्टर को ट्रिप सिग्नल दे सकता है। ऐसे सिंगल फेज प्रिवेंटर जब तक सिंगल फेजिंग है मोटर के कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज नहीं होने देंगे और अगर नॉर्मल तीनों लाइनों की सप्लाई उपलब्ध हो गई है तो खुद अपने आप को रीसेट कर लेते हैं और मोटर का नॉर्मल ऑपरेशन हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर की सभी प्रकार से सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था से मोटर में और उसके साथ जुड़े हुए तंत्र में होने वाले महंगे नुकसान को रोक सकते हैं। हम किसी भी दोष का पता लगा के उससे होने वाली क्षतियों को कम कर सकते हैं। अगर हम मोटर को सुरक्षित संचालन करते हैं, पर्याप्त बचाव के साधन इस्तेमाल करते हैं तो हम सभी प्रकार के विद्युत खतरों और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करके मोटर को चलाने वाले कर्मियों की सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। अगर अच्छी सुरक्षा व्यवस्था से मोटर में होने वाले दोष कम हो जाते हैं, मोटर की विफलताएं फेलर कम हो सकते हैं, निरंतर संचालन सुनिश्चित होता है तो हमारी जो कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं उन्हें हम ज़्यादा दक्षता से निर्बाध बिना किसी बाधा के निरंतर चलाकर व्यावसायिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है ये थोड़ी लंबी लेकिन बेहद ज्ञानवर्धक लर्निंग वीडियो आपकी 3 फेज प्रेरण मोटर की सुरक्षा संबंधी सभी विषय समझ आवश्यकताओं को पूरा कर पा रही है। आप जान पा रहे हैं कि मोटर में आंतरिक और बाह्य किस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, उनके मोटर की संचालन पर क्या असर आते हैं और इनसे हम किस तरह से बचाव व्यवहार में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो और दूसरी प्लेलिस्ट की वीडियोस आपकी विद्युत इंजीनियरिंग समझ को बेहतर बना सकती है। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। एक आग्रह के साथ धन्यवाद कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को मेंबरशिप ज्वाइन करके सहयोग करें।